हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो उसी टॉपिक का यह एक सब टॉपिक है, महात्मा गांधी का झारखंड आगमन। महात्मा गांधी जी जो है झारखंड 11 बार आए हुए हैं और इन 11 बार में जो भी महत्वपूर्ण बातें घटित हुई उन चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम लोग 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान देखे और वहाबी आंदोलन में झारखंड का जो योगदान देखे और एक राष्ट्रीय उग्र आंदोलन में जो भी झारखंड का योगदान रहा है, इन चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, इसका आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक को शुरू करें, हम लोग सबसे पहले एक बार सिलेबस को देखते हैं। तो हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल को पढ़ चुके हैं, भाषा और साहित्य को पढ़ चुके हैं, खान खनिज उद्योग भी हमारा हो चुका है, विकास योजनाएं कंप्लीट है, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीटली कंप्लीट है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में कुछ पोर्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ पोर्शन जो है आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यह है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। और यह वीडियो आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही आ चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का इसी वीडियो में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, शॉर्ट नोट्स के द्वारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे और ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जैसे ही हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान खत्म होता है, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और सभ्यता और संस्कृति मतलब कला और संस्कृति का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका 4-5 क्लास करके होगा, 5-6 क्लास करके लगेगा। ये भी आपका अक्टूबर के लास्ट तक मतलब पूरा झारखंड जीके जो है वो आपका ख़त्म कर लिया जाएगा। और झारखंड जीके जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए या फिर एनटीपीसी के लिए या फिर कोई इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जैसे एलडीसी का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर को भी हम लोग एक बार इस तरह से पढ़ लेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे कंप्यूटर से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो, आप लोग इजीली एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। और जैसे ही ये आपका ख़त्म होता है इसके साथ एक एमसीक्यू का वीडियो जो है वो भी रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहेगा, तो जिसके कारण आप लोग का जो रिवीजन है वो भी लगातार चलता रहेगा। साथ ही साथ एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर जो है वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्यूटर को भी पूरी तरह से ख़त्म कर लिया जाएगा। मतलब जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पहले तक हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, झारखंड जीके को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे और कंप्यूटर को भी कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गांधी जी जो है चंपारण 1917 से लेकर 1940 के बीच आते हैं। तो यहाँ पे 2 डेट है, एक 1917 और एक है 1940। इन्हीं दोनों डेट के बीच में गांधी जी जो है 11 बार झारखंड आते हैं, जिसमें से आपका 1917 इंपॉर्टेंट है और 1940। इन दोनों ही डेट में जो भी विशेष घटनाएं घटी थी उसको पहले समझते हैं। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, आप लोग इंडिया जीके में ये इस चीज़ को पढ़े होंगे चंपारण सत्याग्रह को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील किसानों का ब्रिटिश शोषण के विरोध करने के लिए लड़ा गया था। मतलब कि चंपारण सत्याग्रह जो है डायरेक्टली रिलेट करता है किसानों से, नील किसानों से, जिन्होंने ब्रिटिश शोषण के कारण विरोध किया था। और चंपारण सत्याग्रह जो है यह भारत की धरती पर होने वाला पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो अपने अहिंसा के मार्ग को अपनाए थे उसका पहला प्रयोग जो है भारत में चंपारण सत्याग्रह में ही करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी निर्णय लेते हैं कि अब वो बाकी का जो जीवन है वो एक ही वस्त्र में गुजारेंगे। और इसी चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलती है और इनके नाम के आगे महात्मा जुड़ जाता है। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण कहाँ है आपका? तो बिहार में है। ये क्यों ये सत्याग्रह किया गया था? तो नील किसानों के ब्रिटिश शोषण से बचने के लिए, मतलब नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए। और यह भारत की धरती में पहला सत्याग्रह था। तो आपको ये चीज़ें जो है इंडिया जीके में डिटेल्स में पढ़ना है। अब एक डेट है 1940 कि 1940 में ऐसा क्या था। तो 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन,
जो कि आपका रामगढ़ में हुआ था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह और कांग्रेस का 53वां अधिवेशन के बीच, मतलब 1917 से 1940 के बीच गांधी जी 11 बार झारखंड आए हैं। तो 1917 भी इम्पॉर्टेंट है, 1940 भी इम्पॉर्टेंट है, और ये 11 बार भी इम्पॉर्टेंट है आपका। और इन 11 बार में से गांधी जी जो प्रथम 4 बार जो यात्रा किए झारखंड का, वो चंपारण आंदोलन से संबंधित था। तो यहाँ पे 3-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गांधी जी प्रथम बार झारखंड कब आए, तो 1917 में आए, उस समय चंपारण सत्याग्रह था। और आखिरी बार कब आए, तो 1940 में आए, उस समय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो कि रामगढ़ में आयोजित किया गया था। गांधी जी झारखंड कितनी बार आए, तो आंसर है 11 बार आए। और एक क्वेश्चन लास्ट जो ये बन सकता है कि गांधी जी की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किससे, कौन से आंदोलन से रहा, तो चंपारण आंदोलन कह लीजिए या फिर चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहली बार कब आए, तो 3 जून 1917। और गांधी जी अंतिम बार कब आए, तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में। ये एक अधिवेशन जो है 53वां अधिवेशन था। और पहली बार जो झारखंड आए वो किनके निमंत्रण पे आए, तो श्याम कृष्ण सहाय। तो आप सिर्फ याद रख सकते हैं, कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी पहली बार झारखंड आते हैं। कृष्ण सहाय इनको बुलाते हैं, झारखंड आते हैं पहली बार 1917 में, और आखिरी बार 1940 में। 53वां अधिवेशन किसका था, कांग्रेस का। और कहाँ पे आयोजित किया गया था, रामगढ़ में। तो हम लोग अब चंपारण आंदोलन के सिलसिले में जो पहली बार आए थे उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो 29 मई 1917 को ब्रिटिश सरकार की तरफ से गांधी जी को एक पत्र मिला था, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि 4 जून को बिहार उड़ीसा के जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, इससे मिलने के लिए गांधी जी से आग्रह किया गया था। और साथ ही साथ श्याम कृष्ण सहाय जी ने भी गांधी जी से 1917 में आग्रह किया था कि वो रांची आए। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ इतना है कि अल्बर्ट गेट, आप ये नाम याद रखिएगा, अल्बर्ट गेट। तो अल्बर्ट गेट से मिलने का भी आग्रह किया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और रांची आने का जो आग्रह किया गया था वो श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर। तो गांधी जी को 2 लोग बुलाते हैं, एक ब्रिटिश सरकार बुलाते हैं किनसे मिलने के लिए, तो अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए, और श्याम कृष्ण सहाय बुलाते हैं। उस श्याम कृष्ण सहाय जो है वो भी आग्रह करते हैं कहाँ आने के लिए, तो रांची आने के लिए। और इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी जो है रांची आते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किनसे मिलने के लिए बुलाया था, अल्बर्ट गेट से। और गांधी जी जो है झारखंड किनके बुलाने पर आए थे, तो श्याम कृष्ण सहाय। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, श्याम कृष्ण सहाय जो है गांधी जी को रांची बुलाते हैं, जबकि अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को कहाँ बुलाया जाता है, तो ये बिहार उड़ीसा बुलाया जाता है। मतलब रांची जो है उस समय बिहार का ही भाग हुआ करता था, ये झारखंड जो है बिहार ही था। तो इनसे मिलने के लिए और आपका श्याम कृष्ण सहाय जो है वो रांची आने के लिए। तो देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये भी रहता है कि अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए बुलाया गया था, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और किसने बुलाया था, अगर पर्टिकुलर आदमी का नाम रहे श्याम कृष्ण सहाय, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। और गांधी जी आते हैं किन के साथ, तो ब्रज किशोर बाबू के साथ आते हैं। तो गांधी जी आते हैं ब्रज किशोर बाबू के साथ। कौन बुलाते हैं, श्याम कृष्ण सहाय। और कौन बुलाते हैं, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार किनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, अल्बर्ट एक्का से। जबकि श्याम कृष्ण सहाय जो है सिर्फ उनको झारखंड आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो 3 जून 1917 ये डेट आपको याद रखना होगा। और जब गांधी जी ब्रजकिशोर बाबू के साथ झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, तो गांधी जी जो है वो श्याम कृष्ण सहाय जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था उन्हीं के घर पर रुकते हैं। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्रजकिशोर बाबू के साथ आए और किसके बुलाने पर, तो श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पर। और किनके घर में रुके, तो श्याम कृष्ण सहाय के ही घर पर रुके। तो 3 जून को वो रांची आते हैं और 4 से लेकर के 6 जून तक, मतलब 3 दिन बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अल्बर्ट गेट,
इनसे इनकी वार्ता चलती है और 7 जून को वो वापस पटना लौट जाते हैं। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके थे। तो गांधी जी की जो प्रथम यात्रा है, इसमें से जो 5-6 क्वेश्चन होगा इसको एक बार रिपीट करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किन से मिलने के लिए आग्रह किया था। तो अल्बर्ट गेट और श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी जी को रांची बुलाया था और इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची आते हैं और श्याम कृष्ण सहाय के ही घर पर रुकते हैं। फिर 3 जून के बाद 4 जून से 6 जून मतलब 3 दिन तक अल्बर्ट गेट से इनकी वार्ता चलती है और 7 जून को वो वापस पटना लौट जाते हैं। इस दौरान पूरे समय गांधी जी जो है श्याम कृष्ण सहाय के ही घर पर रुके हुए थे। अब गांधी जी का दूसरी बार झारखंड आगमन। तो 5 जुलाई को गांधी जी मोतिहारी से चलकर 5 जुलाई 1917 मोतिहारी से चलकर आपका 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचते हैं और इस यात्रा का उद्देश्य जो था वो 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। अगर इससे आपको कुछ याद रखना है तो आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेने के लिए। तो 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेने के लिए गांधी जी दूसरे बार आते हैं। अब आता है गांधी जी का तीसरी बार झारखंड आगमन। तो 18 सितंबर को पूना से चलकर 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इस समय उन्होंने ब्रजकिशोर प्रसाद को भी वापस से रांची बुला लिया और इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मगनलाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला। ये सब आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कि गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए और जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी। तो चंपारण आंदोलन की या फिर चंपारण सत्याग्रह की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो आपका रांची में तैयार की गई थी। कब? तो 24 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 1917 मतलब गांधी जी के तीसरी बार आगमन में। और 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गए। तो यहाँ पे आपका ये लाइन अगर चाहे तो आप याद रख सकते हैं। 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया। लेकिन ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी। तो चंपारण आंदोलन की या फिर चंपारण सत्याग्रह की जो रूपरेखा है वो रांची में तैयार की गई थी। और कौन से बैठक में? तो चंपारण जांच समिति की बैठक, चंपारण जांच समिति की बैठक में, जो कि आपका 24 सितंबर से 28 सितंबर तक था। और गांधी जी जो है 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण के लिए निकल गए। तो ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी। तो चंपारण जांच समिति की बैठक में की गई थी जो कि रांची में आयोजित हुआ था और डेट है आपका 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917। अब चंपारण आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी का चौथी बार झारखंड आगमन होता है और इस बार गांधी जी 1920 में रांची आते हैं, मतलब लगभग 3 साल बाद। और इस बार गांधी जी रुकते कहाँ पे? भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। जब गांधी जी फर्स्ट बार आते हैं रांची 3 जून 1917 में, तो उस समय श्याम कृष्ण सहाय जी के घर में रुकते हैं। और जब चौथी बार आते हैं, मतलब लास्ट बार जब चंपारण आंदोलन के सिलसिले में जब लास्ट बार आते हैं, तो उस समय भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुकते हैं। तो आप सिर्फ ये याद रखिए, वंशीधर मोदी धर्मशाला, भीमराज आपको याद नहीं रहेगा। और इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो इस कारण से वंशीधर मोदी धर्मशाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस धर्मशाला के बाहर जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो वंशीधर मोदी धर्मशाला। और ये भी पूछा जा सकता है कि चौथी बार गांधी जी आए थे तो कहाँ रुके थे? तो वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। इस दौरान गांधी जी टाना भगतों से भी मिले। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि टाना भगतों से गांधी जी पहली बार कब मिले?
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चौथी बार। जब चौथी बार गांधी जी आए थे 1920 में, उसी समय टाना भगतों से मिले थे, जिसके बाद टाना भगत जो है गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए। अब गांधी जी का 5वीं बार झारखंड आगमन 1921 में होता है, जिसमें धनबाद जो है गांधी जी पहली बार आते हैं और फिर धनबाद से झरिया जाते हैं। गांधी जी के इस दौरे का जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि धनबाद जब आए थे गांधी जी 1921 में, उस समय उनका लक्ष्य क्या था, तो राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना। और झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। तो पहली बार गांधी जी 3 जून 1917 में, दूसरी बार जो है 11 जुलाई 1917, थर्ड बार सितंबर 1917, 24 से 26 सितंबर तक उन्होंने एक बैठक में भाग लिया था, चंपारण जांच समिति की बैठक में। और फिर 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी जो है चंपारण के लिए निकल गए थे। और चौथी बार गांधी जी आए थे 1920 में, और इस बार वो टाना भगतों से मिले और वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। और इसी वंशीधर मोदी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और 5वीं बार जो है वो 1921 में आए थे। तो इस बार वो धनबाद आए थे और इनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्र करना। अब गांधी जी का 6ठी बार झारखंड आगमन, तो ये 1925 था। आपको ये सब डेट इतना याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए, गांधी जी प्रथम बार टाना भगतों से कब मिले, तो टाना भगत से मिले 1920 में, ये आपको याद रखना है। कहाँ रुके थे, तो वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे, ये बात आपको याद रखना है। ये इतना डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पहला वाला डेट याद रखना है 3 जून 1917। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जब तीसरी बार जब वो आए थे तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी, तो रांची में तैयार की गई थी चंपारण जांच समिति की बैठक में। तो आपको डेट इतने याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखिए। अब 6ठी बार जब गांधी जी आते हैं 1925 में, तो CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी पहली बार जमशेदपुर किन के आग्रह पर आते हैं, तो जमशेदपुर आते हैं CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर। तो ये आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा इस बार। CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आते हैं। कब आते हैं, तो 1925। ये डेट आपको भले याद ना रहे, लेकिन ये नाम याद रखना चाहिए। CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर पहली बार जमशेदपुर आते हैं। और प्रथम बार जो रांची आते हैं गांधी जी, वो आते हैं श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर। और किनके साथ आते हैं, ब्रजकिशोर बाबू के साथ। तो ये दोनों भी नाम आपको याद रहने चाहिए। गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य जो था वो टाटा प्रबंधन। अब जमशेदपुर अगर आ रहे हैं तो टाटा प्रबंधन मतलब टाटा मैनेजमेंट एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 से चल रहे हड़ताल के कारण, तो 1921 से टाटा कंपनी में हड़ताल चल रहा था मजदूर यूनियन का, और इसी कारण जो उत्पन्न तनाव था उसी को समझौता करवाने के लिए गांधी जी आए थे। किसके आग्रह पर, तो CF एंड्रयूज़ के आग्रह पर। और जमशेदपुर में RD टाटा मतलब JRD टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि जब गांधी जी जमशेदपुर आए थे तो उनका स्वागत किन्होंने किया था, तो JRD टाटा ने किया था। तथा इस प्रवास के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके थे। तो ये जो जमशेदपुर आते हैं गांधी जी, तो इस समय डायरेक्टर्स बंगला में रुकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जमशेदपुर की एक सभा है देश बंधु स्मृति कोष, इसके लिए गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। तो 6ठी बार में जो इम्पोर्टेंट था आपका ये 5,000 रुपया जो गांधी जी को किसने प्रदान किया, जमशेदपुर की एक सभा में मिला। किसके लिए, तो देश बंधु स्मृति कोष के लिए। तो देश बंधु स्मृति कोष के लिए गांधी जी को कितना मिला, 5,000 रुपये। स्वागत किन्होंने किया था, JRD टाटा ने। और किनके बुलाने पर ये जमशेदपुर आए, CF एंड्रयूज़। रीज़न क्या था, तो 1921 से हड़ताल चल रहा था टाटा प्रबंधन मतलब टाटा मैनेजमेंट और मजदूर यूनियन के बीच। तो उसी को समझौता के लिए गांधी जी जो है झारखंड आते हैं, मतलब जमशेदपुर आते हैं। अब गांधी जी का 7वीं बार झारखंड आगमन, तो इसको देखते हैं। तो गांधी जी जो है पहली बार चक्रधरपुर आते हैं, झारखंड के
चक्रधरपुर आते हैं और दूसरी बार 1934 में वापस से चक्रधरपुर आते हैं। पहली बार चक्रधरपुर 1925 में और दूसरी बार चक्रधरपुर 1934 में आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित करते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चक्रधरपुर से चाईबासा व खूंटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 को रांची पहुंच गए और रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों से तथा खूंटी में मुंडाओं से बात की। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु, देशबंधु स्मृति कोष कह लीजिए चाहे देशबंधु स्मारक कोष कह लीजिए, एक ही चीज़ है, तो देशबंधु स्मारक कोष के लिए 1000 रुपये की थैली भेंट की गई। तो 7वीं बार जब ये आते हैं चक्रधरपुर, मतलब 7वीं बार झारखंड जब इनका आगमन होता है और पहली बार जब ये चक्रधरपुर आते हैं गांधी जी, तो उस समय संत पॉल स्कूल के एक सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1000 रुपये की थैली भेंट की जाती है। जबकि 6ठी बार जब गांधी जी झारखंड आते हैं और पहली बार जब जमशेदपुर आते हैं CF एंड्रयूज के आग्रह करने पर, तो उस समय देशबंधु स्मृति कोष के लिए गांधी जी को 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और अभी जो चक्रधरपुर वाला जो है, जो कि आपका 7वीं बार जब झारखंड आते हैं तो चक्रधरपुर आते हैं, इस समय इस सभा के बाद गांधी जी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए थे और 1 मई 1934 को दूसरी बार योगदा सत्संग विद्यालय आए थे। मतलब गांधी जी 2 बार चक्रधरपुर आते हैं और जब वो चक्रधरपुर आते हैं तो उस समय वो योगदा सत्संग विद्यालय भी जाते हैं। तो इसमें आपका 7वीं बार से इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किए और इस सभा में देशबंधु स्मारक कोष हेतु गांधी जी को 1000 रुपये की थैली भेंट की गई। अब गांधी जी से टाना भगतों की मुलाकात और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार गांधी जी जो है टाना भगतों से 1920 में मिलते हैं। और उस समय गांधी जी वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुकते हैं और वंशीधर मोदी धर्मशाला के ठीक बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। तो जब गांधी जी पहली बार टाना भगतों से 1920 में मिलते हैं, उस समय टाना भगत जो है गांधी जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसी कारण जब गांधी जी 1925 में जब रांची आते हैं तो उस समय गांधी जी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में टाना भगत जो है झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से रांची पहुंचते हैं और गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर टाना भगतों ने अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी दी थी। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि टाना भगतों ने अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की थी। तो ये अहिंसा से इंस्पायर हो गए थे किनके प्रभाव में आकर के, तो गांधी जी के प्रभाव में आकर के। टाना भगतों ने अंग्रेजों को ज़मीन का लगान देना बंद कर दिया था, जिसके बाद इनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी। टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे, ये इंपॉर्टेंट है। टाना भगत क्या करते थे, तो गांधी टोपी पहनते थे और हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि टाना भगत सर पे क्या पहनते थे, तो गांधी टोपी पहनते थे और हाथ में घंटा लेकर के आज़ादी का प्रचार करते थे। टाना भगतों ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों, मतलब रामगढ़ अधिवेशन सहित, जो कि आपका 53वां कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, तो उस अधिवेशन में भी टाना भगतों ने भाग लिया था। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। तो नमक आंदोलन के दौरान जब टाना भगत नमक नहीं बना पा रहे थे तो उन्होंने वो टाना भगत जो है नमक खाना ही छोड़ दिया था। और 1928 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत 1 सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि आप सोच सकते हैं गांधी जी से ये लोग कितने इंस्पायर्ड थे कि 1928 में जब कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, उस समय ये लोग 7 दिन की, मतलब 1 सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंच जाते हैं। कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों ने इनके कोलकाता जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी जी से मिलने में असफल हो गए। हालांकि यहाँ पे गांधी जी से नहीं मिल पाए थे। इसके बाद इन्होंने एक उपाय निकाला और ज़ोर ज़ोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। इन्हें विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर इनसे ज़रूर मिलेंगे।
कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दे दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर टाना भगतों को अधिवेशन में शामिल कर लिया गया। तो पहली बार 1920 में मिलते हैं, फिर 1925 में, और फिर कोलकाता अधिवेशन जो 1928 में होता है, वहाँ पे भी टाना भगत जो है गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी से अब ये लगातार मिलते हैं। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन जो कि आपका रामगढ़ में होता है 1940 में, वहाँ पे भी टाना भगत लोग जाते हैं। रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुँचे, और यहाँ करजन ग्राउंड, वर्तमान नाम जो है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। हजारीबाग का जो करजन ग्राउंड है उसका जो वर्तमान नाम है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा को संबोधित किया। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये की एक थैली भेंट की गई। तो करजन ग्राउंड में 1300 रुपये, जमशेदपुर में 5000 रुपये और चक्रधरपुर में 1000 रुपये। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। इसको नहीं याद रखना है। हजारीबाग में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना होते, और ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पर रुकती है तो हजारों लोगों की भीड़ गांधी जी के दर्शनार्थ, मतलब गांधी जी के दर्शन करने के लिए खड़ी थी। यहाँ होरिल राम नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देश बंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट करते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, होरिल राम ने देशबंधु स्मारक कोष हेतु गांधी जी को 350 रुपये की एक थैली देते हैं। अब गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जो ये 8वीं बार झारखंड आते हैं, इसमें गांधी जी 1925 में देवघर की यात्रा करते हैं, और यहाँ पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया जाता है, और गांधी जी रुकते हैं सेठ गोवर्धन दास के मकान में। तो ये आप याद रख सकते हैं कि सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुकते हैं। कब? जब गांधी जी देवघर की यात्रा में आते हैं। और यहाँ पर इसी दौरे में गांधी जी कुछ समय नौलखा मंदिर के पास स्थित कोलकाता व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के मकान में भी रहते हैं। तो देवघर आने के समय सेठ गोवर्धन दास के मकान पर रुकते हैं और हरगोविंद डालमिया के मकान पर। तो हरगोविंद डालमिया और सेठ गोवर्धन दास के मकान पर रुकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव में भी गए। तो ये आप याद रख सकते हैं, कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव गए थे, और रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की द्वारा निर्मित आश्रम भी है। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखिए, कृष्ण कुमार दत्ता के आग्रह पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव गए थे। अब यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब गांधी जी गिरिडीह जाते हैं 1925 में, 8 अक्टूबर 1925 में, तो यहाँ पे गांधी जी चंपा कोठी में ठहरते हैं। तो कहाँ जाते हैं और कहाँ रुकते हैं वो आपको याद रखना होगा। जैसे कि गांधी जी जब देवघर जाते हैं तो सेठ गोवर्धन दास के मकान पर और हरगोविंद डालमिया के मकान पर, साथ ही साथ जब गांधी जी गिरिडीह जाते हैं तो चंपा कोठी में रुकते हैं। और यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन किया था। मधुपुर कहाँ है? तो आपका गिरिडीह में ही है। और इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा हुआ था, जिसको चांदी के ही चाबी से खोला भी जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि गिरिडीह जब गांधी जी जाते हैं तो चंपारण कोठी में ठहरते हैं। और 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की थी। कब की थी? तो 1925 की अपनी देवघर यात्रा में। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का 9वीं बार झारखंड आगमन। तो 9वीं बार में गांधी जी 11 जनवरी 1927 को डाल्टनगंज, जिसका नया नाम है मेदिनीनगर, यहाँ पर आते हैं। तो किनके साथ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, काशी से रेलगाड़ी के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी डाल्टनगंज आते हैं। यहाँ शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा के बाद गांधी जी मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। यहाँ लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र करके दिया। और डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी धनबाद व झरिया के लिए रवाना हो गए। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि गांधी जी जब डाल्टनगंज आते हैं 1927 में, तो उस समय वो किन के साथ आए थे? तो
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। और मारवाड़ी गांधी जी जो है वो मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी जाते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय है वहाँ पर जाते हैं डाल्टन। और फिर डाल्टनगंज के बाद गांधी जी धनबाद और झरिया के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये आपको याद नहीं रखना है। और डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी की बिक्री का जायजा लेते हैं। और 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में एक आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा कहाँ जाहिर की थी, तो धनबाद में। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। कतरास भी धनबाद में है। यहाँ एक विशाल पंडाल में गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ की महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। तो डाल्टनगंज से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखिएगा डाल्टनगंज जब आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ आते हैं। और इस समय मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी जाते हैं। और गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर करते कहाँ पे, जब वो डाल्टनगंज से धनबाद जाते हैं तब। अब नेक्स्ट आता है गांधी जी का 10वीं बार झारखंड आगमन। तो 11वीं बार जब गांधी जी झारखंड आते हैं तो इस समय गांधी जी देवघर आते हैं। और ये देवघर जो है गांधी जी का दूसरी यात्रा है। तो गांधी जी जसीडीह स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तो ये आप देख लीजिए इसको कि गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कब कर दिया गया था, तो जसीडीह स्टेशन पर 1934 की यह घटना थी। इसमें कार के शीशे टूट गए, परंतु गांधी जी के स्वयंसेवकों ने बचा लिया। गांधी जी पर इस हमले की पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। तो आप ये याद रख सकते हैं कि गांधी जी पर हमला कब किया गया था, तो गांधी जी जब 10वीं बार आए थे झारखंड उस समय कहाँ आए थे, देवघर। और कौन सा जगह था, तो जसीडीह स्टेशन। और 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गोमिया के करमाटाड़ गांव के गोबीटाड़ मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए। तो ये नाम आप याद रखिएगा, होपन मांझी, इनके घर गए थे। और होपन मांझी को 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपया जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में 1 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं, गांधी जी जो है वो होपन मांझी के घर गए थे और होपन मांझी को 1 वर्ष का कारावास का सज़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2000 का जुर्माना नहीं चुकाया था। परंतु हजारीबाग के उपायुक्त की अनुशंसा पर उसे सज़ा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। तो होपन मांझी नाम आप जरूर याद रखिए। गोमिया की सभा के बाद गांधी जी 28 अप्रैल 1934, इतना डेट आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, 1934 को ही बेरमो बोकारो में है, एक सभा एवं महिलाओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगे थे। तो कहाँ पे मांगा गया था गांधी जी के द्वारा, तो झरिया में गांधी जी के द्वारा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा गया था। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में ही विश्राम किया था। 29 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने जामाडोबा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया। तो ये डेट आपको याद रखना है, 29 अप्रैल 1934 गांधी जी ने जामाडोबा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया तथा पुरुलिया और झालदा होते हुए रांची गए। ये नहीं करना है, आप ये जरूर याद रखिए कि गांधी जी ने जामाडोबा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया था। कहाँ पर, तो जामाडोबा कोलियरी में। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई, जमुना लाल बजाज आदि ने भाग लिया था। इसको आपको याद नहीं रखना है। 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया था। तो ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, हरिजन छात्र संघ को संबोधित किए थे रांची में। और 4 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस दौरान गांधी जी की जो कार है वो
दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और गांधी जी बाल बाल बच जाते हैं। और इस दुर्घटना होने के बावजूद भी गांधी जी 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों की एक सभा एवं महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। अब आप नेक्स्ट आपका आता है गांधी जी का 11वीं बार और अंतिम बार झारखंड आगमन। तो ये समय था 1940 का। तो कांग्रेस के 53वां अधिवेशन था जो कि रामगढ़ में आयोजित था। वे 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुँचे। तो ये आप याद रख सकते हैं 14 मार्च। और 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे देखिए रामगढ़ अधिवेशन के बीच में ही 19 मार्च को गांधी जी कार द्वारा रांची आए और यहाँ ठक्कर भवन और हरिजनों आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारनपुर में अस्वस्थ निवारन बाबू से मिलने गए। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जब 53वां अधिवेशन मतलब 1940 जब महात्मा गांधी जी रामगढ़ आए थे उस समय वो निवारन बाबू से मिलने के लिए गए थे। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए और इस दौरान जमशेदपुर में वे जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे। जमशेदपुर से गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गए। यहाँ उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि अंतिम बार जब झारखंड आए थे गांधी जी तो वो जमशेदपुर से वर्धा के लिए निकले थे। तो ये जमशेदपुर से वर्धा, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि गांधी जी लास्ट बार जब झारखंड आए थे तो जमशेदपुर से वर्धा के लिए रवाना हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग जितना भी कुछ पढ़े हैं इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहली यात्रा 1917 चंपारण सत्याग्रह और आखिरी यात्रा 1940 कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़। प्रथम 4 यात्राएं जो थी वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। टोटल गांधी जी 11 बार आए थे। प्रथम बार जब आए थे 3 जून 1917 को। और किन के कहने पर आए थे तो श्याम कृष्ण सहाय जी के आग्रह पर। और ब्रिटिश सरकार ने भी आग्रह किया था गांधी जी से, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है अल्बर्ट गेट से मिलने के लिए आग्रह किया था, जबकि श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी जी को रांची आने के लिए आग्रह किए थे। तो गांधी जी जो है 3 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची आते हैं। 4 जून से 6 जून 1917 तक अल्बर्ट गेट के साथ वार्ता चलती है। दूसरी बार जब बैठक करते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि 1917 का जो चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेते हैं। तीसरी बार गांधी जी आते हैं पुनः रांची और जिसमें इन्होंने फिर से 24 से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक होती है और इसी बैठक में चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में जब चौथी बार आते हैं तो उस समय 1920 का समय है और 1920 में गांधी जी फिर से रांची आते हैं और यहाँ पे वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुकते हैं और इसी वंशीधर मोदी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है और टाना भगत जो है पहली बार गांधी जी से 1920 में मिलते हैं। गांधी जी का 5वीं बार मतलब 1921 झारखंड आगमन। तो इस बार पहली बार वो धनबाद आते हैं और यहाँ से वो झरिया भी जाते हैं और इनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। 6ठी बार झारखंड आगमन जो है 1925 में होता है, 8 अगस्त 1925। CF एंड्रयूज़ के कहने पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है तो 1921 से जो हड़ताल चल रहा था टाटा प्रबंधक और मजदूर यूनियन के बीच, उसी को समझौता करवाने के लिए। तो यहाँ पे JRD टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया था और जमशेदपुर में देशबंधु स्मृति कोष हेतु 5,000 रुपये की राशि मिली थी भेंट के रूप में। फिर 7वीं बार जब गांधी जी आते हैं तो आपको ये सीक्वेंस नहीं याद रखना इतना, ये पहली बार, 5वीं बार, 7वीं बार, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। सिर्फ ऐसा फैक्ट पूछ लिया जाएगा कि जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को कितने रुपये की राशि भेंट की गई थी। अब नेक्स्ट आपका जब गांधी जी 7वीं बार आते हैं तो संत पॉल स्कूल, यहाँ पे आते हैं चक्रधरपुर। तो संत पॉल स्कूल में देशबंधु स्मारक कोष के लिए 1,000 रुपये की थैली भेंट मिलती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है कि 1925 में जब रांची आते हैं तो टाना भगत जो है इनसे मिलकर अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी लेते हैं। और 1928 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1 सप्ताह पैदल चल करके
ताना भगत कोलकाता पहुंचते हैं। करजन ग्राउंड का जो अभी का नाम है वह है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। और गांधी जी हजारीबाग जब आते हैं उस समय 1300 रुपये की एक थैली भेंट में मिलती है इनको। और होरिल राम नाम के एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट करते। अब गांधी जी जब 8वीं बार झारखंड आते हैं वो भी डेट है 3 अक्टूबर 1925, जो कि आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखिएगा देवघर जब आते हैं तो किनके यहाँ रुकते हैं, सेठ गोवर्धन दास के मकान में और हरगोविंद डालमिया के मकान में। और यहाँ पे एक सॉलिसिटर हैं कृष्ण कुमार दत्ता, इनके आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव जाते हैं। गिरिडीह में जब गांधी जी आते हैं तो उस समय चंपा कोठी में ठहरते हैं और मधुपुर नगर पालिका के लिए एक भवन का उद्घाटन करते हैं जिसमें चांदी का ताला लगा हुआ था और चांदी की चाबी से खोलते हैं। 1925 की अपनी देवघर यात्रा में गांधी जी यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ करते हैं। 9वीं बार झारखंड आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ डाल्टनगंज आते हैं और यहाँ से वो धनबाद जाते हैं। फिर झरिया में गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर करते हैं। 10वीं बार जब गांधी जी झारखंड आते हैं 26 अप्रैल 1934 को, तो उस समय जसीडीह स्टेशन पहुंचते हैं और उस समय गांधी जी के कार पर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दी जाती है। यहाँ पे एक नाम है होपन मांझी, तो होपन मांझी के घर जाते हैं गांधी जी। होपन मांझी को 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 2000 का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि सज़ा होने से पहले ही उपायुक्त की अनुशंसा पर उनको रिहा कर दिया गया था। हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग, झरिया में गांधी जी हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित कहाँ किए थे, तो जामा डोबा कोलियरी में। फिर आपका 11वीं बार और अंतिम बार की जो यात्रा थी 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ आए थे, रामगढ़। और यहाँ पे मिले थे निवारण बाबू से और जमशेदपुर से गांधी जी जो है वर्धा के लिए रवाना हो गए थे। ये उनकी आखिरी यात्रा थी, मतलब झारखंड की आखिरी यात्रा थी। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो भी था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी कुछ पढ़े थे उसको तुरंत से रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी देखे थे सब कुछ तुरंत रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान तो स्टार्ट हुआ था देवघर से 12 जून 1857। इस समय देवघर का जो रोहिणी गांव है वहाँ पे 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था और 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर देते हैं और मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट ये जो है घायल हो जाते हैं। इसमें आपका पेन से जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सभी आपको याद रखने हैं। मुख्यालय जो है जिसके कारण रोहिणी से ट्रांसफ़र करके भागलपुर कर दिया जाता है। फिर आता है हजारीबाग। तो हम लोग का जून ख़त्म, जून के बाद जुलाई, तो 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत होती है। इस समय हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन होता है और रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है वो रांची में था। तो यहाँ पे मेजर सिम्पसन जो है डर से कलकत्ता भाग जाता है और रामगढ़ का जो राजा है शंभू नारायण सिंह वो तार के जरिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को खबर दे देते हैं कि यहाँ पे जो है विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। और संबलपुर निवासी सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में कैदी जो है रांची की ओर कूच कर जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पूरे 1857 की क्रांति में आप ये देखेंगे कि क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी दफ्तरों को आग लगाया जाता है, जेल से कैदियों को छुड़ा लिया जाता है और जो भी संपत्ति मिलता है उसे लूट लिया जाता है। ये सभी जगह कंटिन्यूसली चलेगा। तो यहाँ पे कैदियों को छुड़ा लिया जाता है और ये कैदी जो है वो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच करते हैं। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम और एक साइड लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है रहते हैं, माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, ये तीनों जो है लेफ्टिनेंट ग्राहम और उसके सैनिकों के साथ काफ़ी विद्रोह करते हैं, जिसके कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम को भी डर से अपना जान बचा करके भागना पड़ता है। तो जुलाई ख़त्म, जुलाई के बाद अगस्त, 2 अगस्त 1857 ये विद्रोह रांची पहुंच जाता है
और रांची में पहुंचते ही विद्रोह के पहुंचते ही गौसनर चर्च को तोप से उड़ा दिया जाता है। रांची में ही आपका गौसनर कॉलेज भी है। और उस समय वहाँ के कमिश्नर जो है रांची के डाल्टन होते हैं, जिसने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लगा दिया था। और विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, ये जितने भी नाम हैं ये रांची में विद्रोह के कारक रहे हैं, या फिर ये लोग जो है मुख्य रूप से भाग ले रहे थे। विश्वनाथ सहदेव और आपका पांडे गणपत राय, ये दोनों जो है लोहरदगा के जंगलों में छिप करके छापामार टेक्निक के द्वारा युद्ध करते हैं अंग्रेज़ों से। और विश्वनाथ सहदेव जो है मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना करते हैं, और मुक्तिवाहिनी सेना को बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त रहता है। इस मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति जो रहते हैं वो गणपत राय, पांडे गणपत राय, और प्रमुख सैनिक जो रहते हैं वो शेख भिखारी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि ये जो टाइम लाइन है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के 2 अक्टूबर 1857 में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगस्त के बाद सितंबर होना चाहिए। 2 अगस्त के बाद आपका 5 अगस्त में यह विद्रोह जो है मानभूम में होता है। फिर आपका 3 सितंबर में सिंहभूम में होता है, और 26 सितंबर में पलामू में होता है। तो हम लोग 26 सितंबर तक ना जाके हम लोग डायरेक्ट अक्टूबर में आ गए यहाँ पे 2 अक्टूबर 1857। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए दो नाम है आपका, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, ये दोनों को चतरा में फांसी दी जाती है। इसलिए हम लोग चतरा को बीच में इंट्रोड्यूस करके पढ़ लेते। तो चतरा का युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को। अंग्रेज के साइड से थे मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन और लेफ्टिनेंट अर्ल, और हमारे साइड से थे जयमंगल पांडे, सूबेदार नादिर अली खां और जमादार माधव सिंह, जिसमें से माधव सिंह जो है वो भाग जाते हैं, और इन पर अंग्रेज जो है 1000 रुपये का इनाम रखते हैं इनको पकड़वाने के लिए। और जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है 3 अक्टूबर 1857 को, और इनको 4 अक्टूबर 1857 में चतरा के फांसी हरी तालाब में आम के पेड़ में फांसी दे दी जाती है। फिर उधर हम लोग देखें टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, रांची में जो विद्रोह हुआ था इसमें टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 8 जनवरी 1857 को टैगोर हिल के पास फांसी दे दी जाती है। तो जिस जगह पे फांसी दी जाती है उसको टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। और विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में छिप करके छापामार टेक्निक के द्वारा युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से। तो इनको विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के मुखबरी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ में छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार इनको फांसी दे दी जाती है। और जबकि पांडे गणपत राय जी को 21 अप्रैल 1858 में उसी रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम पेड़ पर इनको भी फांसी दे दी जाती है। मतलब दोनों को ही, विश्वनाथ सहदेव जी को भी और पांडे गणपत राय जी को भी उसी कदम के पेड़ पर फांसी दी जाती है जिला स्कूल की। फिर आता है मानभूम 5 अगस्त 1857। तो ये विद्रोह पुरुलिया पहुंच जाता है, और यहाँ पे ओक्स जो है पंचायत के राजा ओक्स जो है ये आपका डर करके रानीगंज भाग जाता है, और ओक्स पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से आग्रह करते हैं कि अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। लेकिन यहाँ पे पंचायत राजा नीलमणि सिंह अंग्रेज़ों का साथ ना देकर के उल्टा ही संथालों को भड़का देते हैं। मानभूम में विद्रोह के जो सूत्रधार थे वो संथाल लोग ही थे। तो यहाँ पे संथाल लोगों को ये भड़का देते हैं, जिसके कारण विद्रोह जो है और भी तेज़ी से फैलने लगता है, जिसके कारण से नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल, जो कि कलकत्ता में है, तो अलीपुर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे इस विद्रोह को दबाने के लिए माउंट गोमरी और कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा जाता है माउंट गोमरी को, और माउंट गोमरी जो है वो सफल रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिंहभूम 3 सितंबर 1857। तो अगस्त के बाद आपका सितंबर सिंहभूम, तो 3 सितंबर 1857। और संपूर्ण सिंहभूम में जो लीड करते हैं इस विद्रोह को वो है अर्जुन सिंह, और यहाँ पे जो सिसमोर है वो आपका चक्रधर सिंह कौन है, तो सरायकेला के नरेश है, मतलब सरायकेला के राजा है, और ये अंग्रेज़ों के पक्षधर है। तो इसको चाईबासा का दायित्व सौंपकर सिसमोर जो है वो कलकत्ता भाग जाता है, और संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह, जिसको ये कमान सौंप के गया था, तो सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावा नरेश हरि सिंह, ये दोनों जो है विद्रोहियों को रांची की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन ये सब देख करके जो पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह होते हैं, ये अर्जुन सिंह क्रांतिकारियों की मदद करते हैं, और मदद करने के कारण
जो विद्रोही या फिर जो क्रांतिकारी सैनिक है वो आगे की ओर मतलब रांची की ओर आराम से जा पाते हैं। तो अर्जुन सिंह को पौरी देवी के समक्ष मतलब पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात न करने की कसम खाने के कारण सिंहभूम के जो विद्रोही लोग थे वो अपना नेता इनको घोषित करते हैं और अर्जुन सिंह जो है खुद को सिंहभूम का राजा घोषित करते हैं और इस पर अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह और उनके सैनिक जो है आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन इनको आत्मसमर्पण ना करवाकर अंग्रेज जो है अर्जुन सिंह और उनके सैनिकों को जेल में डाल देते हैं और कोर्ट मार्शल का केस चलता है सैनिकों पर, और जिसके कारण फिर बाद में सैनिकों को शहीद चौक के पास फांसी दे दी जाती है, जिससे अर्जुन सिंह को काफ़ी आहत पहुंचती है। तो अर्जुन सिंह वापस से जब सिंहभूम जाते हैं तो उस समय फिर से ये विद्रोह को और तीव्र गति से चालू कर देते हैं। लेकिन 17 जनवरी 1858 को शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और 16 फरवरी 1859 मतलब लगभग 1 साल बाद इनके ससुर के कहने पर मतलब अर्जुन सिंह के ससुर के कहने पर अर्जुन सिंह फाइनली आत्मसमर्पण करते हैं। फिर नेक्स्ट है पलामू। सितंबर में ही 26 सितंबर 1857 को पलामू में 2 नाम है, नीलांबर पीताम्बर जो कि भाई है और भोक्ता जनजाति से संबंधित है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे विद्रोह को लीड कर रहे थे। यहाँ पे चेरो, खरवार और भोक्ता ये तीनों ही जनजाति के लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चेरो जनजाति के लोगों को भवानी बख्शराय के द्वारा 26 सितंबर 1857 को विद्रोह में शामिल कराया जाता है और 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर पर धावा कहता है। तो ये आपको डेट याद नहीं रखना है। अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा, तो ये अंतिम चेरो राजा कौन थे? चूड़ामन राय। और चूड़ामन राय की जो विधवा है उनसे 4 तोप जो है वो छीन ली जाती है। मेजर कार्टर जो है, ये नाम आपको याद रखना होगा, मेजर कार्टर बख्शराय को गिरफ्तार करते हैं कहाँ? शाहपुर में। और 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कमिश्नर डाल्टन जो है खुद कहाँ आया था? पलामू। कब आया था? 3 फरवरी 1858 को। पलामू किला, लेस्लीगंज, हरमांड गांव, बागमारा घाट इत्यादि जो जगह थे यहाँ से विद्रोहियों को खदेड़ने पर काफ़ी जोर दिया गया। तो इन जगहों पर जब खदेड़ने का जोर दिया गया तो 1859 तक विद्रोहियों द्वारा पुनः पलामू पर नियंत्रण कर लिया गया और इस समय विद्रोही जो है वो यूज कर रहे थे गुरिल्ला टेक्निक का। तो डाल्टन देखिए आपका 3 फरवरी 1858 में आता है और ये सब जगह जो है यहाँ से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर देता है। लेकिन 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद यहाँ पे विद्रोही जो है मतलब जो क्रांतिकारी है हमारे, वो पलामू को फिर से अपने नियंत्रण पर ले आते हैं और इस समय ये लोग जो टेक्निक यूज करते हैं गुरिल्ला पद्धति का, और जनवरी 1859 में, और देखिए फिर जैसे ही पूरा का पूरा क्षेत्र नियंत्रण में आता है और वैसे ही अंग्रेज़ों के द्वारा जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन और कुछ सैनिकों को भेज दिया जाता है। तो कैप्टन नेसन को चेरो जागीरदारों का भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। मतलब चेरो जागीरदार जो है ये गद्दारी करते हैं, ये इधर का साथ ना दे करके अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, जिसके कारण नीलांबर पीताम्बर का जो ये विद्रोह है ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है पलामू में, और जिसके कारण नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ता है। और 28 मार्च 1859 में नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज जो कि पलामू में है एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखना होगा, 28 मार्च 1859 नीलांबर और पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। अंग्रेज़ों की सहायता हेतु रंका के किशुन दयाल सिंह, अंग्रेज़ क्या करते हैं समय समय पर जो भी उनका साथ देते हैं उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं या फिर कुछ उपाधि दे देते हैं। तो इसी क्रम में रंका के किशुन दयाल सिंह और चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह, तो ये दोनों को ये नाम आपको याद रखना होगा, किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी जाती है और लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन, तो डॉन्ट और डाइनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था, जिसमें इसका मेन कंसेप्ट जो था वो इस्लाम के जो मूलभूत संरचना है उस पर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करने देना है। और इसमें आपका झारखंड में जो वहाबी आंदोलन का सूत्रधार थे वो शाह मोहम्मद हुसैन थे,
मतलब पूरा का पूरा प्रसार झारखंड में इन्होंने ही किया था। और वहाबी आंदोलन की शाखा जो है वो राजमहल में थी। और इब्राहिम मंडल नामक एक इंसान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी वहाबी आंदोलन के दौरान। अब नेक्स्ट आता है आपका झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो एक गरम दल आप सुने होंगे और एक नरम दल सुने होंगे। तो गरम दल के द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार किया गया, तो इसी के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। देवघर में आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था देवघर। यहाँ पे एक भवन था सिलेरबाड़ी। तो सिलेरबाड़ी में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े क्रांतिकारी जो है रहते थे, और यहाँ पे बम बनाते थे और प्रशिक्षण का कार्य चलता था। 1915 में इसी सिलेरबाड़ी में बम बनाने की सामग्री जो है वो बरामद होती है। तो ये 1915 डेट भी याद रखिएगा, और ये जगह सिलेरबाड़ी भी याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे वारिंद्र कुमार घोष। तो वारिंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग की स्थापना की थी, स्वर्ण संघ। तो वारिंद्र। फिर आता है मित्रा उच्च विद्यालय। यहाँ के जो प्राचार्य रहते हैं शांति कुमार बख्शी, ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। अब 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य जो है बरामद की गई थी। तो ये नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इनका संबंध किससे था? देवघर षड्यंत्र केस से। और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वेदनाथ विश्वास। तो प्रभु वेदनाथ, इनको रोड्डा आर्म्स के केस में अभियुक्त बनाया गया था। रांची में आपका गणेश चंद्र घोष थे, उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार करने वाला। और वेलूर मठ के साचिंद्र कुमार सेन, ये रांची आए थे डोरंडा अपने पिताजी के घर। और हेमंत कुमार बोस जो थे वो अपने पीएन बोस के घर आए थे। तो हेमंत कुमार बोस जो थे वो अंग्रेजों के संदिग्ध थे, और ये आपका पीएन बोस के घर आए हुए थे। फिर नेक्स्ट आपका हजारीबाग में निर्मल चंद्र बनर्जी। एक हजारीबाग में निर्मल पार्क भी करके है। तो निर्मल चंद्र बनर्जी हजारीबाग, तो इन्होंने गिरिडीह में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत नाम का पर्चा चिपकाया था। और ये पर्चा जो है आपका क्रिस्टो राय बंगाल के 24 परगना से लाए थे। तो ये क्रिस्टो राय भी नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, और निर्मल चंद्र बनर्जी ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्रांतिकारी को फंडिंग कौन करते थे, मतलब आर्थिक मदद कौन करते थे? तो यहाँ पे नाम आता है मनोहर गुहा, मतलब ठाकुरदा। और एक नाम है हेमेंद्र नाथ घोष। तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेमेंद्र नाथ घोष और मनोरंजन गुहा उर्फ ठाकुरदा। ये क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद करते थे। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा गया है, या फिर कहा जाता है। राम विनोद सिंह हजारीबाग का जतीन बाघा। आप मेरे वीडियोस को 3 से 4 बार देख लीजिए, आपको लगभग चीज़ें याद हो जाएंगी। सिंहभूम में अब अगर बात करें तो 1908 में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी न्यूयॉर्क से एक लिखते हैं, रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी कहाँ से? न्यूयॉर्क से बोलते हैं ये चीज़, कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। और ये टाटा कंपनी के कर्मचारी थे। फिर आपका दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, ये भी आपके टाटा कंपनी से ही संबंधित है। और आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण शक्ति के संपादक थे। याद रखिएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण संपादक के समर्थक थे, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आता है काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत। सबसे इंपॉर्टेंट अशफाक उल्ला खां। तो ये सभी लोग जो है छुपने के लिए झारखंड आते थे। मतलब देश में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी, तो वो क्रांतिकारी जो है छिपने के लिए झारखंड आते थे। तो इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों जो है आपका इसी वीडियो में कवर हो गया होगा। आपको अगर वीडियो 1, ऐसे तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सिर्फ आप इस वीडियो को भी देख के आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही सब का सब हम इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। और इसका PDF जो है एक बार इस पूरे टॉपिक का जब वीडियो शूट हो जाएगा तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।